अब क्या करने आई हो? मुँह दिखाने लायक भी नहीं रखा। हमारा घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया। लोग तरह-तरह के सवाल करते हैं। कैसे सवाल मम्मी? यही कि तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से। सच तो यह है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था और मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। माँ-बाप के घर गई थी। मैंने नज़रें उठाकर मेरी ओर भी नहीं देखा। उसी माँ ने जो कैलेंडर में छपी खूबसूरत लड़की को देखकर कहती थी कि यह मेरी चांदनी जैसी। पापा ने चेहरे के सामने से अखबार भी नहीं हटाया। क्या मैं चली जाऊं? साधारण शिष्टाचार भी नहीं निभाया जाएगा? सब्जी काटती माँ के हाथ रुक गए। अब क्या करने आई हो? मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। हमारा घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। कैसे सवाल मम्मी? यही कि तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम बदचलन हो, इसलिए तुम्हारा पति तलाक देने को खुशी से तैयार हो गया। बदचलन होने के लिए वक्त किसी के पास था मम्मी? सवेरे से शाम तक नौकरी करती थी, फिर घर का सारा काम करना पड़ता था। तुम तो समझ सकती हो। पापा ने कहा, तुमने हमारी राय जानने की कोई परवाह नहीं की। सब कुछ इसीलिए कि आप लोग केवल गलत राय देते, जबकि हर सूरत में मैं तेजेश्वर से तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी। फैसला जब मेरे और तेजेश्वर के बीच में होना था तो आपको किस लिए परेशान करती? मैं नौकरी करते करते तंग आ गई थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह अपना घर संभाले, एक दो बच्चे हों। माँ बनने की इच्छा करना किसी औरत के लिए गुनाह हो तो नहीं है, पर तेजेश्वर के पास रहकर मुझे कुछ भी नहीं बन सकती थी। मैं सिर्फ रुपया कमाने की मशीन थी। किस किस को समझाएं, कुछ समझ नहीं आता। लोगों को कुछ काम नहीं है, दूसरों पर उंगली उठाने की आदत है। उनकी अपनी जिंदगी इतनी नीरस है कि वे दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। खैर, मैंने जो ठीक समझा वही किया। नौकरी तेजेश्वर के साथ रहकर भी कर रही थी, अब भी करूंगी, और शादी के पहले भी करती थी। शादी से पहले तुम अपनी खुशी से वक्त काटने को कहते थे। दूसरों के कहने के लिए ये बातें अच्छी हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि किसकी शादी से पहले नौकरी करके लाया हुआ रुपया व्यय नहीं गया। सिर्फ मेरी खुशी पर ही खर्च नहीं हुआ। मेरा रुपया कम से कम एक भाई की इंजीनियरिंग और दूसरे भाई की डॉक्टरी की फीस देने में काम आया था। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं मध्य वर्ग के लोग हैं, यह सच है। उनकी मंजूरी बढ़ गई, उनकी तनख्वाह बढ़ गई, पर मध्य वर्ग के लोग की बढ़ी हुई महंगाई और बच्चों की शिक्षा के खर्च के बीच पिसते रह गए। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। सबने गरीबी की बात की, पर कभी किसी ने मध्य वर्ग के लोगों की बात नहीं की। फिर भी आप लोग यह बात कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए वक्त काटने के लिए नौकरी की। आपकी तनख्वाह से सिर्फ घर का खर्च चलता था। यह कहते हुए मैं रुक गई और अब मैंने पापा की ओर देखा। उनके चेहरे परेशानी साफ झलक रही थी। माँ ने जोश में आकर सब्जी काटते हुए अपनी उंगली काट ली थी। यह भी मध्य वर्ग है जो देश के एक वक्त भूखे रहकर भी अध्यापक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक देता है। देश की आज़ादी कायम रखने के लिए अपने बेटे को फौज के लिए ज़्यादातर मध्य वर्गीय लोग ही दिए जाते हैं। मैं और कुछ कहूँ इससे पहले ही पापा ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश, स्पीच अच्छी देती हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें ऊंची शिक्षा दिलाना बेकार नहीं गया। और वो हंसने लगे। माँ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वातावरण कुछ हल्का होता लगा। नौकरी अब मजबूरन करूंगी, अपना पेट भरने के लिए। खैर, जो होना था हो चुका है। तलाक हम दोनों की रजामंदी से हुआ। हम दोनों ही समझ चुके थे कि एक साथ रहना नहीं हो सकेगा। मैं जा रही हूँ मम्मी, अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो कभी कभी देखने आ जाया करूँगी। मेरी बात सुनकर जैसे मम्मी के होश में आ गई। वो खाना खाकर जाओ। नहीं मम्मी, बहुत थकी हुई हूँ, घर जाकर आराम करूँगी। रास्ते में सरिता मिल गई। वह बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी। कार रोककर मैंने सरिता से साथ चलने के लिए कहा। तो दीदी, अभी तो मुझे और भी सामान लेना है, फिर ले लेना, मैंने कहा और सरिता को कार के भीतर घसीट लिया। कार थोड़ी पुरानी थी। मेरे चाचा अमेरिका बस गए थे और अपनी पुरानी कार मुझे शादी में भेंट दे गए थे। सरिता और मैंने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। सरिता मेरे ही दफ्तर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर थी।
रात को अपने कमरे में पलंग पर लेटते ही मम्मी पापा का व्यवहार याद आ गया। उन लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी को नहीं जिया है, फिर नाराज़ होने का भी उन्हें क्या हक है। जिंदगी के बारे में सोचते ही तेजेश्वर का चेहरा आंखों के सामने आ गया। क्यों छोड़ी नौकरी मैंने? तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी कि मुझे एक कमाने वाली पत्नी मिलने वाली थी। मेरे लिए लड़कियों की क्या कमी थी? ऑफिस में आपकी हर ज़रूरत नौकरी करने करने पर मैं कैसे पूरी कर सकती हूँ? बहुत थक जाती हूँ, इसलिए इस्तीफा दे आई हूँ। कल जाकर इस्तीफा वापस ले लेना, तभी मेरे साथ रहना हो सकेगा। अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे करूँगी। तुम समझती क्यों नहीं हो चांदनी? दो लोगों को कमाना से ही लोग ठीक से रह सकते हैं। दूसरों की तरह एक चीज़ के लिए किसी का मुंह तो नहीं देखना होगा। तुम जब चाहती हो साड़ियाँ खरीद लेती हो, इसीलिए कि हम दोनों कमाते हैं। ऊपर से महंगाई इतनी है कि क्या शराब और सिगरेट के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं न सिर्फ इसलिए कुछ पूछा कि आपको गृहस्थी की चीज़ों से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक समझती हो? तेजेश्वर ने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी तनख्वाह मैं भी रह सकती हूँ, अगर आप शराब, जुए और दोस्तों खर्च में कुछ कटौती कर दें तो। मैं फिर भी इतनी थकान भरी जिंदगी कब तक जी सकूंगी? सुनो, घर के कामों को जरा आसानी से कर लिया करो। ऑफिस से आने पर अगर देर हो जाए तो किसी होटल में खाना खाया जा सकता है। तुम घर के कामों को बेवजह महत्व दे रही हो। हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, कितना रुपया जमा कर लिया है, आमदनी के साथ खर्चा भी बढ़ रहा है। जोड़ने को तो सारी उम्र पड़ी है, और फिर क्या खर्च ही करता हूँ। तुम्हारा खर्च नहीं है, जरूर है, अन्य औरतों के मुकाबले में ज़्यादा भी है, इसीलिए मुझे नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में तो कैसे भी कुछ भी पहनकर जा सकता था। इतनी काबिल औरत हो तो तुम्हारे बॉस भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। एक साधारण औरत को की तरह रसोई में मत रहा करो। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक भी नहीं। तेजेश्वर ने, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, हम दोनों अपनी रजामंदी से तलाक का फैसला ले लें तो अच्छा रहेगा। खर्च भी कम होगा, सब सवेरे बात करेंगे। इस समय तुम किसी और उसमें हो। शादी के बाद से मैं आराम ही कब है? बात सवेरे नहीं अभी होगी, क्योंकि मैं बात इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। तलाक के बाद तुम फिर आराम से दूसरी कमाने वाली लड़की से शादी कर लेना। अच्छी बात है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, पर मुझे अपनी बहन की शादी में कम से कम 4-5 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुम 4-5 साल रुक जाती तो इतने रुपए हम दोनों कमा लेते। मैंने सिगरेट और शराब वगैरह का खर्च कम करने का निश्चय कर लिया है। तब भी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, और तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान रही हो। सिर्फ 4-5 लाख रुपयों का ही सवाल है। आपको मालूम पड़ गया कि मेरे पास बैंक में कितने रुपए हैं, इसलिए यह सौदेबाजी हो रही है। अगर मुझे आज़ाद करने की कीमत 5 लाख रुपए है तो दे दूंगी, मेरी दिंगत। और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। मैं सरिता के साथ अलग फ्लैट में रहने लगी। अभी मैं तेजेश्वर को लेकर पूरी बातों में उलझी हुई थी कि सरिता ने आकर कहा, हर समय सोचती रहती हो दीदी, आपका खाना टेबल पर रखा है, खा लीजिए। मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी कुछ भी नहीं है। सवेरे लंच के लिए क्या लेकर जाएंगे? अरे छोड़ो भी सरिता, कैंटीन से लंच ले लेंगे। नहीं नहीं, आपको कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता। कल लंच में आलू टमाटर की सब्जी और कचौड़ियाँ होंगी। क्यों दीदी, ठीक है ना? आपको उड़द दाल कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने तो दाल पीस कर भी रख दी। सरिता क्यों मेरा इतना ध्यान रखती है? आज तक तो किसी ने भी नहीं रखा। दीदी सुनो, आप ऐसी बात फिर कभी मुँह से मत निकालिएगा। कौन से जन्म का रिश्ता निभा रही हो सरिता? माँ बाप ने तो इस जन्म का भी नहीं निभाया। तुम इतने सारे रिश्ते कहाँ समेट कर बैठ गई हो? जवाब में सरिता के पास आकर मेरे गले में बाहें डाल दी, और दीदी मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। फिर ऐसी बात मत कहिएगा। सरिता सब्जी लेने चली गई। टेबल पर खाना सजा हुआ रखा। अकेले खाने को दिल नहीं कर रहा था, पर सरिता का मन रखने के लिए खाना जरूरी था। न जाने क्या हुआ कि खाते खाते एकाएक मोहित का ध्यान आया। मोहित हमारी कंपनी में कानूनी मामलों की देखभाल के लिए रखा गया एक वकील था, जवान और काफ़ी खूबसूरत। एक दिन
बस स्टॉप पर मेरे बराबर कार रोक कर खड़ा हो गया और बैठने के लिए खुशामद करने लगा। मैंने मना कर दिया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप कुछ रोमांटिक डायलॉग बतलाएंगी जो एक आदमी किसी औरत से कह सकता है, किसी औरत से जिसे वह बहुत प्यार करता है और जिससे शादी करना चाहता है। मोहित ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने इस तरह के डायलॉग कभी नहीं सुने। क्यों नहीं, आप जाकर कोई हिंदी फिल्म देख लेते हैं, आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। एक दिन फिर उसने मुझे रोक कर, चांदनी जी इन अंधेरों में निकल कर बाहर आ जाइए। बाहर का आसमान बहुत खुला खुला है और साफ है, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। आप बेवजह अंधेरे में भटक रही हैं। मुझे इन अंधेरों में ही रहने की आदत है, मेरी ये आंखें रोशनी न सह सकेंगी। मैंने भी मजाक में कह दिया, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इन अंधेरों से बाहर ले आऊँगा। मोहित ने गंभीर सा जवाब दिया। मोहित का डायलॉग सुन हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। मोहित भी हंसने लगा। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? मोहित बड़ी मुश्किल से याद किए थे। चांदनी छोड़ो डायलॉग की बात, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। चांदनी, तुम मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मैं बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, जितना जानता हूँ उतना काफ़ी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पिछली की ज़िंदगी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करूँगा। करनी है तो अभी कर लो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरी माँ के दरवाजे पर मेरी होने वाली पत्नी और मेरे होने वाले बच्चों के लिए आंखें बिछाए बैठी रहती है। ले चलो अपनी माँ के पास, रोज़ रोज़ मेरे रास्ते पर खड़े रहते हो। अब मुझे तुम्हारी इस हरकत से उलझन होने लगी है। और जब मोहित मुझे अपनी माँ के पास ले गया, उन्होंने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। हर समय मोहित बस तेरी ही बातें करता रहता है, मैं तुझे देखने को तरस रही थी। मैंने माँ जी के गोद में सर रख दिया। मोहित से शादी के बाद फिर एक बार मम्मी पापा से मिलने गई। माँ ने चौंक कर मेरी ओर देखा, जैसे विश्वास नहीं आ रहा हो। गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी, मांग में सिंदूर, उंगली में बड़े बड़े हीरो की अंगूठी पहने बेटी उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। माँ ने शादी कर ली है मैंने शादी कर ली है। मोहित हमारी कंपनी में कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्त एक वकील है। दूसरी शादी, पहले पति को छोड़ा, वह बड़ा भारी अधर्म का काम किया था। अब एक गुनाह। अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो किसी दिन मोहित को आप लोगों से मिलाने के लिए ले आऊँगी। मम्मी कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि पापा अपने चेहरे के सामने अखबार हटाना चाहते हैं पर हटा नहीं पा रहे हैं। मैं देख रही थी, अखबार पकड़े हुए उनकी बूढ़ी उंगलियां कांप रही थी। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मोहित इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, खाना खाकर नहीं जाओगी? पापा ने अखबार हटाते हुए कहा, और न जाने कब उनकी आंखों से दो आंसू टपकते हुए अखबार